सब्सक्राइब कीजिए चैनल मैक विद्यार्थी को और आने वाली न्यू वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार वेलकम करता हूं आप सभी का चैनल मैक विद्यार्थी में। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, इसकी वर्किंग और इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हाइड्रो पावर प्लांट? हाइड्रो पावर प्लांट क्या है? इस प्लांट में वाटर फ्लो की हेल्प से टरबाइन को रोटेट किया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होती है। हाइड्रो पावर प्लांट में वाटर की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से पावर जनरेट की जाती है। जब वाटर को हम डैम की हेल्प से रिजर्वॉयर में स्टोर करते हैं, तो उसकी रेस्ट पोजीशन के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। फिर जब वाटर को पेनस्टॉक में रिलीज किया जाता है, पेनस्टॉक एक प्रकार का पाइप होता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। और जब वाटर इस हाई काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन के ब्लेड पर टकराता है, तो वहां मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होती है। अब टरबाइन की शाफ्ट और इलेक्ट्रिक जनरेटर की शाफ्ट आपस में कपल्ड रहती हैं, तो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होने से इलेक्ट्रिक जनरेटर की शाफ्ट भी रोटेट होती है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। इस प्लांट से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट एक नॉन पॉल्यूटिंग पावर प्लांट है। जो वर्ल्ड की टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसका 30% हाइड्रो पावर प्लांट से पूरा किया जाता है। और इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फील्ड में। और इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट्स की टोटल कैपेसिटी 47,057 मेगावाट है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, तो जो पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लो, यानी कि वाटर का फ्लो किस तरह का है। इसमें फर्स्ट है रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, यानी कि जब हाई स्पीड वाटर करंट पर हम टरबाइन को डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते हैं रिवर के ऊपर, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट की जाती है तो वो रन ऑफ रिवर पावर प्लांट कहलाता है। इसमें हमें एक यूनिफॉर्म वाटर फ्लो नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी नहीं होता है। सेकंड होता है रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, यानी कि अगर हम कुछ अमाउंट में वाटर को स्टोर करते हैं, तो ये जो प्लांट होगा ये रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज कहलाएगा। इस प्लांट में हमें यूनिफॉर्म वाटर फ्लो मिलता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्ड है रिजर्वायर पावर प्लांट, यानी कि जब डैम की हेल्प से हम रिजर्वायर में बहुत सारा पानी स्टोर कर लेते हैं, प्लांट को बोला जाता है रिजर्वायर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड, यानी कि किस हाइट तक हमने वाटर को स्टोर किया है। तो उसमें 3 कैटेगरी होती है, लो हेड, मीडियम हेड, हाई हेड। जो लो हेड होते हैं उसमें जो हाइट होती है वो होती है 2 to 17 मीटर, मीडियम हेड में होती है 17 to 70 मीटर, और जो हाई हेड होता है उसमें 70 मीटर से लेकर 500 मीटर तक की हाइट हेड की होती है। थर्ड होता है लोडिंग टाइप के ऊपर, यानी कि जब हमें बेस लोड की कंडीशन में पावर प्लांट को चलाया जाएगा तो वो बेस लोड पावर प्लांट कहलाएगा। जब पीक लोड की कंडीशन में हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करेगा तो पीक लोड पावर प्लांट कहलाएगा। थर्ड टाइप होता है पंप स्टोरेज प्लांट फॉर पीक लोड। जब पीक लोड की कंडीशन होती है तो कभी कभी जो टरबाइन से पानी टेल रेस में आ जाता है, उसको पंप की हेल्प से दोबारा से रिजर्वायर में भेजा जाता है। तो इस प्रकार का जो प्लांट कहलाता है उसे हम पंप स्टोरेज प्लांट भी कहते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कैचमेंट एरिया होता है, नेक्स्ट रिजर्वायर, डैम, स्पिलवेज, पेनस्टॉक, फिर सर्ज टैंक, वाटर टरबाइन, ड्राफ्ट ट्यूब एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये सारे बेसिक कंपोनेंट होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी 80 to 90% तक होती है। अब जो ये बेसिक कंपोनेंट है, आइए इनको डायग्राम की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बेसिक कंपोनेंट का डायग्राम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। तो सबसे पहले इसमें कैचमेंट एरिया होता है। तो ये जो आप स्ट्रीम्स देख रहे हैं, वाटर स्ट्रीम या रिवर स्ट्रीम, यानी कि वो पर्टिकुलर एरिया जो डैम के पीछे की तरफ रहता है, जिसमें वाटर स्ट्रीम या रिवर स्ट्रीम्स रहती हैं, जिनसे पानी बहकर आगे रिजर्वायर तक आता है, वो पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं।
रिजर्वायर कैचमेंट एरिया से वाटर कलेक्ट होकर रिजर्वायर में स्टोर होता है। वाटर को स्टोर करने का मेन पर्पस है कि हमें होल ईयर यूनिफॉर्म पावर आउटपुट मिलता रहे। रिजर्वायर को या तो आर्टिफिशियल या नेचुरल रूप से बनाया जाता है। जो नेचुरल रिजर्वायर है वो ऊंची पहाड़ियों पर कोई झील हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, और या अगर रिवर पर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर दे, डैम को बना देते हैं, तो उससे आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनता है। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डैम है और इसके पीछे जो ये पोर्शन है जिसमें वाटर कलेक्ट हुआ है उसको हम कहते हैं रिजर्वायर। नेक्स्ट है डैम। डैम को रिवर के ऊपर वाटर स्टोरेज करने के लिए और वाटर हेड को क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। डैम कुछ इस तरह का दिखता है, जैसा आप देख रहे हैं पहाड़ियों के बीच में एक आर्च डैम है। अब डैम्स का क्लासिफिकेशन टू टाइप से किया जाता है, जिसमें पहला होता है फिल डैम, जो छोटे साइज और जो छोटी हाइट के डैम होते हैं वो फिल डैम की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें अर्थ फिल डैम और रॉक फिल डैम, इसके दो टाइप हैं। और जो ऊंची हाइट या बड़े साइज के डैम होते हैं वो मैसनरी डैम की कैटेगरी में आते हैं, और जिसके टाइप हैं सॉलिड ग्रेविटी डैम, बटरस डैम एंड आर्च डैम। जो मैसनरी डैम होते हैं उससे हम कंक्रीट की हेल्प से डैम को बनाते हैं। और ये जो डायग्राम देख रहे थे ये आर्च डैम का था। जो आर्च डैम होते हैं उससे हम कर्व शेप में डैम को बनाते हैं। नेक्स्ट है स्पिलवेज। स्पिलवेज ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे डैम के ऊपर बनाते हैं डैम की सेफ्टी के लिए। जब डैम के रिजर्वायर में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पानी स्टोर हो जाता है तो उसको निकालने के लिए हम स्पिलवेज को डैम के ऊपर बनाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, जब डैम के रिजर्वायर में एक्सेस वाटर हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वाटर हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बना होता है उस स्पिलवेज के द्वारा हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को आगे की तरफ निकाल देते हैं। नेक्स्ट होता है पेन स्टॉक। देखिए जो पेन स्टॉक होता है वो डैम और टरबाइन हाउस के बीच का कनेक्टिंग पाइप है। यानी कि ये डैम है और ये टरबाइन हाउस है, तो ये जो पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन है ये पेन स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है सर्ज टैंक। देखिए जो सर्ज टैंक है वो हाई या मीडियम हेड के डैम में यूज किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के डैम में जो पेन स्टॉक की लेंथ है वो ज्यादा होती है। अब अगर हमारे पास एक कम लोड की कंडीशन है तो हम इनलेट वाल्व को थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ जो ऊपर से वाटर आ रहा होता है वो जब आगे की तरफ नहीं जाएगा तो यहाँ पेन स्टॉक को प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि पेन स्टॉक डैमेज हो सकता है। तो इस कंडीशन में सर्ज टैंक की हेल्प से जो एक्सेस वाटर है जो आगे की तरफ नहीं जाएगा उसको सर्ज टैंक में स्टोर किया जाता है। तो ये एक तरह से रिजर्वायर का यहाँ पर काम करता है। और अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन ऐसी है कि हाई लोड की कंडीशन है, यानी कि हमें वॉल्व में एक्सेस वाटर भेजना है, तो सर्ज टैंक का जो वाटर अभी तक हमने स्टोर किया था उसको हम आगे फॉरवर्ड करा देते हैं, आगे भेज देते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में वाटर मिलता है और हमारी हाई लोड की कंडीशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो सर्ज टैंक में वाटर लेवल राइज होता है और वाटर लेवल फॉल होता है, जिस तरह की हमारी लोड की कंडीशन रहती है। वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन एक ऐसी रोटरी मशीन है जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो पेन स्टॉक से फिर वाटर इनर वॉल्व की हेल्प से टरबाइन में आता है, और इनर वॉल्व से जो वाटर फ्लो आता है उससे टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं, जिससे कि टरबाइन शाफ्ट रोटेट होती है और ये शाफ्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट रहती है। ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब टरबाइन के नीचे एक बना हुआ खाली स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि टरबाइन के रोटेट होने के बाद जो वाटर होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का मेन पर्पस ये है कि ये टरबाइन को जो टेल रेस का वाटर लेवल है उससे ऊपर बनाए रखता है, जिससे कि आसानी से उसका इंस्पेक्शन और उसका मेंटेनेंस किया जा सके। दूसरा, ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से जो वाटर हेड लॉस होता है वो नहीं होता है, जिससे कि हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर से मिलने वाली इलेक्ट्रिसिटी को फिर कंट्रोल रूम में भेजा जाता है, जहां कंट्रोल रूम से इसको फिर ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं, और ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को आगे ट्रांसमिशन लाइन में भेज दिया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं वर्किंग ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। ये पूरा एक लेआउट है हाइड्रो पावर प्लांट का। सबसे पहले तो कैचमेंट एरिया से रिवर स्ट्रीम या वाटर स्ट्रीम से वाटर फ्लो होके रिजर्वायर में कलेक्ट होता है, रिजर्वायर में स्टोर होता है। ये डैम है, डैम के पीछे वाला जो हिस्सा रहता है वो रिजर्वायर कहलाता है।
अब डैम की हेल्प से हम रिजर्वायर में वाटर हेड को मेंटेन रखते हैं। वाटर हेड का मतलब होता है कि कितनी ऊंचाई तक रिजर्वायर में वाटर को स्टोर किया गया है। जितने ज्यादा हेड पर वाटर को स्टोर किया जाएगा उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। फिर यहाँ वाटर गेट, जो इनटेक गेट होते हैं, उनको जब ओपन करते हैं तो यहाँ से वाटर पेनस्टॉक में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि यहाँ हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड तक वाटर फ्लो कर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर पेनस्टॉक में जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हाई काइनेटिक एनर्जी से वाटर टरबाइन के ब्लेड से टकराता है जिससे कि टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट होते हैं। अब टरबाइन की जो शाफ्ट होती है उसको जनरेटर की शाफ्ट से कपल किया जाता है। तो जब टरबाइन के ब्लेड रोटेट होंगे तो टरबाइन की शाफ्ट रोटेट होती है, फिर जनरेटर की शाफ्ट रोटेट होगी और इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से आगे की तरफ भेज देते हैं। अब टरबाइन को रोटेट कराने के बाद वाटर को ड्राफ्ट ट्यूब की हेल्प से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो ये ओवरऑल वर्किंग थी हाइड्रो पावर प्लांट की। तो आइए डिस्कस करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। सबसे पहले इसमें हम एडवांटेज डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि जो इस प्लांट की रनिंग कॉस्ट है, यानी कि इस प्लांट को चलाने की कॉस्ट होती है, वो काफी कम होती है। नेक्स्ट, प्लांट को मेंटेन करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए जो चार्जेस होते हैं वो भी काफी कम होते हैं। इसमें किसी भी तरह का फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्च होता है वो नहीं लगता है। ये प्लांट एटमॉस्फेयर को किसी भी तरह से पॉल्यूट नहीं करते हैं, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इन प्लांट्स को हम बाकी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लड कंट्रोल यानी कि बाढ़ नियंत्रण करने के लिए या इरिगेशन पर्पस, सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर हम थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट से हाइड्रो पावर प्लांट का कंपेयर करें तो हाइड्रो पावर प्लांट की जो लाइफ होती है वो लंबी होती है। इस प्लांट की जो एफिशिएंसी होती है वो इस प्लांट की एज के साथ, इसकी आयु के साथ चेंज नहीं होती है। आइए अब समझते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहला जो इसका डिसएडवांटेज है कि जब हम प्लांट को इनिशियल कंडीशन में इंस्टॉल करते हैं, यानी जब प्लांट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है। डैम के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि डैम रिजर्वायर के आगे बनाया जाता है जिससे कि फिर वाटर स्टोर होता है, तो डैम के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा टाइम भी लगता है। इन प्लांट्स को हम जनरली हिल एरिया में बनाते हैं। तो हिल एरिया से जब हम वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो हिल एरिया से लोड सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए हमें लंबी ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत होती है। ड्रॉट के समय, यानी कि सूखे के समय, या ऐसी कंडीशन है कि वाटर लेवल कम हो गया है, तो उस समय जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रो पावर प्लांट जिस पर्टिकुलर एरिया में बनाया जाता है वहां पर उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, यानी जो उसकी भौगोलिक संरचना होती है, वो काफी चेंज हो जाती है, क्योंकि एक लार्ज एरिया में रिजर्वायर बनता है और वहां पर जो अधिकतर चीजें होती हैं वो उस रिजर्वायर में डूब जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट हैं, ये किस तरह से वर्क करता है और इसमें एनर्जी कन्वर्जन किस तरह से होता है। तो इस लेक्चर वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी से मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।